धन्यवाद अभिदय। विद्यापति साहित्य के विविध आयाम पर जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, उसके चौथे तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। और इस तकनीकी सत्र में जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, उसमें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी को, जो अध्यक्ष की भूमिका में है, प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा जो हमारे वक्ता के रूप में है, डॉक्टर रामाज्ञा शशिधर और डॉक्टर राजकुमार प्रसाद। मैं डॉक्टर श्रीधरम जी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे सत्र के वक्ता हैं और अध्यक्ष की भूमिका में है, उन सबको उपहार देकर सम्मानित और उनका स्वागत करें। जो ये तकनीकी सत्र है, इसमें हम बात करेंगे विद्यापति का दर्शन, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। मैं आप सभी के सामने जो हमारे आज विद्वान वक्ता बैठे हैं, उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। जो इस सत्र में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं प्रोफेसर देवशंकर नवीन, सुपरिचित कवि, कहानीकार, समालोचक, अनुवाद चिंतक और अभी इन दिनों भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। हिंदी एवं मैथिली में इन्होंने MA PhD की है और भौतिकी में MSc। इनका जो पुस्तक प्रकाशन और अनुवाद में डिप्लोमा भी इन्होंने हासिल किया है और इसी में इन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन भी किया है। लगभग 16 वर्ष तक नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादन का कार्य भी संभाला है। आप अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ के पहले निदेशक हैं। मैथिली एवं हिंदी में आपकी 27 कृतियां हैं, जिनमें प्रमुख है पहचान, हाथी चले बाजार, आधुनिक साहित्यिक परिदृश्य, मैथिली साहित्य, दशा दिशा संदर्भ, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एवं कृष्ण काव्य परंपरा, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, राजकमल चौधरी की रचना दृष्टि, महत्व, मायानंद, काव्य परंपरा, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, राजकमल चौधरी की रचना दृष्टि आदि आदि। आपकी लगभग 25 संपादित पुस्तकें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राजकमल चौधरी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ जाइए। आपने लगभग 42 विशिष्ट पुस्तकों में लेख और कई जो UGC ने मॉड्यूल और मूक्स हैं, उसमें भी आपने लेख दिए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़े से जो पुरस्कार हैं, मैं उन पर चर्चा करती हूँ कि आपने हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ युवा कवि पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सौहार्द सम्मान, DBD कोसी सम्मान, बिहार सरकार राज्य भाषा विभाग द्वारा विद्यापति सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय सम्मान, असम साहित्यिक संस्था द्वारा राजकमल साहित्यिक सम्मान आदि से आपको सम्मानित किया गया है। हमारे जो इस तकनीकी सत्र के वक्ता हैं प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा, जो सहरसा जिले के जीतपुर गांव से संबंध रखने वाले हैं और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की है। मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से कविता लिखने वाले कवि कृष्ण मोहन झा जी की हिंदी में समय को चीर कर, तारों की धूल और मैथिली में एकटा ख्याल दुनिया काव्य संग्रह प्रकाशित है। आपने विद्यापति के गीतों का एक संचयन भनई विद्यापति नाम से संपादित और प्रकाशित किया है। प्रतिलिपि और इंडियन लिटरेचर पत्रिका
में आपकी कई कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप गिरिराज किराड़ू एवं राहुल सोनी द्वारा संपादित हिंदी कविताओं में अंग्रेजी में अनुदित संग्रह होम फ्रॉम अ डिस्टेंस में एक सहयोगी कवि के रूप में हैं। के सच्चिदानंद एवं निशी चावला द्वारा संपादित वैश्विक कविता संग्रह ग्रीनिंग द अर्थ में भी आप एक सहयोगी कवि रहे हैं। असमिया, बंगला, मराठी, तेलुगु, उर्दू और नेपाली में भी आपकी कई कविताएं अनुदित एवं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अब तक कन्हैया स्मृति सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार तथा कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। अभी आप असम विश्वविद्यालय सिलचर में हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। जो हमारे अगले वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर रामज्ञा शशिधर, हिंदी के प्रतिबद्ध कवि, आलोचक, शोधकर्ता एवं एक्टिविस्ट। विचार से अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़ शशिधर कबीर और नागार्जुन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं। बनारस, किसान, गांव और बुनकर पर विशेष अध्ययन आपने किया है। आपने हिंदी प्रदेश के बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भ्रमण कर लगभग 1000 किसान गीतों, कविताओं एवं दस्तावेज का शोध और संकलन कार्य किया है, जो हिंदी कविता के क्षेत्र में यह अपने आप में अनूठा कार्य है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर रामज्ञा शशिधर 80 साहित्य मंच का संचालन और परिचालन भी करते हैं। बनारस के बुनकरों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का अध्ययन तथा साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में ताना बाना मंच का आप निरंतर संचालन कर रहे हैं। दिल्ली में 6 वर्ष की सांस्कृतिक सक्रियता आपकी रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया से धूमिल की कविता में वैचारिक संघर्ष विषय पर आपने एमफिल की है तथा जेएनयू से किसान आंदोलन और हिंदी कविता पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने जो हिंदी की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका समयांतर है उसमें भी संपादन के कार्य में सहयोग किया है। आपकी अब तक की प्रकाशित पुस्तकें हैं आंसू के अंगारे, विशाल ब्लेड पर सोई हुई लड़की, संस्कृति का क्रांतिकारी पहलू, बाढ़ और कविता, बुरे समय में नींद, किसान आंदोलन की साहित्यिक जमीन, कबीर से उत्तर कबीर आदि आपके कार्य हैं। जो हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार प्रसाद, शोध की गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले डॉक्टर राजकुमार प्रसाद शामलाल कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका अध्ययन अध्यापन दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप यूजीसी प्रदत्त हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन विषय पर प्रोजेक्ट फेलो के रूप में कार्य कर चुके हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के इनोवेशन प्रोजेक्ट साहित्यिक बाजार, रोज का संघर्ष एवं एक अन्य प्रोजेक्ट दिल्ली हाट का आर्थिक सांस्कृतिक अध्ययन विषय पर भी शोध कर चुके हैं। आपने 1 दर्जन से अधिक शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 150 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, सहारा समय, प्रभात खबर, हंस आदि में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं जैसे भाषा आद्यंत, प्रविधि बाजार, इतिहास और संस्कृति, साहित्यिक बाजार, रंग बहुरंग, दिल्ली हाट, भारतीय संस्कृति का शहरी प्रवक्ता आदि। वर्तमान में आप ICSSR प्रदत्त मेजर प्रोजेक्ट मध्यकालीन प्रेमाख्यान में निर्मित भारतीय संस्कृति, सत्ता संरचना और लैंगिक अर्थ संदर्भों का अध्ययन विषय पर शोधरत हैं। यह आपके महत्वपूर्ण शोध कार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आगे के जो कार्रवाई है उसके लिए मैं माइक हमारे इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष हैं उनको सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? गीता। ये ऑन है। धन्यवाद गीता जी। धन्यवाद गीता जी। मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के प्राचार्य और पूरे परिवार और उनके साथ मेरे बहुत प्यारे अनुज मित्र डॉक्टर श्रीधरम का आभारी हूँ, जिन्होंने ऐसे समय में विद्यापति पर यह आयोजन ठाना है जब विद्यापति की छाती पर पूरी मिथिला के लोग से लेकर के पूरे हिंदी पट्टी के लोग जमकर मूंग दल रहे हैं।
अभी मेरे 3 अनुज, मैं समझता हूँ कि मेरी बराबरी के तो उम्र में एक ही व्यक्ति हमारे अजीज डॉक्टर तारानंद वियोगी यहाँ बैठे हैं, बाकी तो सब मुझसे उम्र में छोटे ही हैं जी। और मंच पर बाईं तरफ 2 मेरे विश्वविद्यालय में भी अनुज हैं, और कृष्ण मोहन जी तो गुरु भाई भी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इतने कोमल गुरु के 2 शिष्य, जिसमें एक उतने ही कोमल, दूसरे उतने ही उग्र। तो अपने दोनों अनुज प्रोफेसर कृष्ण मोहन और प्रोफेसर रामज्ञा शशिधर और डॉक्टर राजकुमार के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और इस महाविद्यालय परिवार और आयोजन समिति के लिए आभार प्रकट करता हूं कि यह अवसर दिया, और विद्यापति पर ऐसे समय में ये सब आयोजन किया। अभी 2 सवाल 2 मित्रों ने उठाए थे। एक मित्र का कहना था कि विद्यापति सत्ता के करीब जाते हुए नजर आते हैं, शिव 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 हर जगह करते हैं। और एक सवाल में ये था कि शायद उन्हीं का सवाल था, मुझे ठीक से, मैं पीछे बैठा था, सुन नहीं पाया, कि रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को फुटकल खाते में क्यों रखा। मेरा वह विषय नहीं है, मैं उस सत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद हमारे विद्वान चारों वक्ता उधर आपको ले नहीं गए। मैं थोड़ा सा एक संकेत कर देता हूँ, इशारा भर, उधर जाके आप देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे तब उन्हें न तो कीर्ति लता ठीक से मिली थी, न कीर्ति पताका, और उसके साथ साथ एक कीर्ति गाथा भी है जो विवादास्पद है। और महामहोपाध्याय उमेश मिश्र को एक टूटी बिखरी पांडुलिपि कई जगह से मिली, जिसमें 2-3 पांडुलिपियों के एक पेज से दूसरे पेज में जोड़कर, और उसमें बहुत अर्थ विवेक, महामहोपाध्याय, मैं उनकी विद्वता को बिग सैल्यूट करते हुए कह रहा हूँ कि अर्थ विवेक उन्होंने अपनाया नहीं। और आपको रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के एक भी वक्तव्य को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने किताब देखी नहीं थी, केवल नाम सुना था। क्योंकि कीर्ति पताका का जो उत्तरार्ध है वह युद्ध है, जिसको उन्होंने प्रेम में शामिल कर दिया। और कीर्ति पताका कीर्ति सिंह पर नहीं, क्योंकि उसके पुष्पिका में शिव सिंह की प्रशंसा की गई है। ये सब बहुत सारे विवाद हैं, और उन सब विवादों को सुलझाने के बजाय हम कहाँ ये फूको के माध्यम से विद्यापति को जांचने लगते हैं और उनको राजसत्ता के निकट ले जाने लगते हैं। विद्यापति के साहित्य को जांचने का एक ही उपस्कर हो सकता है समाज। समाज से ही विद्यापति को जांचा जा सकता है, और ये इतने सारे विवाद से कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग आप रटन तोता की तरह कहते फिर रहे हैं कि उगना ने विद्यापति 89 वर्ष की आयु झेल कर इस दुनिया से गए, और कहते हैं कि शिव उनके घर चाकर का काम करते थे। एकदम गलत बात है। आप लोगों ने पीके सिनेमा देखा होगा, उसमें एक जगह वो पीके कहता है कि जौन हमको बनाया उका हम ना जानत है, जौन तुम जानत है वो तुम्हारे जैसा फ्रॉड है। हम अपने नायकों को, ये परीक्षित सत्य है आज कि कोई जो विचार और जो नायक अपने अंतर्द्वंद, अपने कमजोरी और शत्रुओं के आघात से नहीं मरता है, वह विचार भजनीय और कीर्तनीय के कीर्तन से मर जाता है। और इसके प्रमाण आपके यहाँ महात्मा बुद्ध से लेकर, कबीर से लेकर, रैदास से लेकर मार्क्स तक हैं, विद्यापति भी।
तो ये विद्यापति के भजन करने वाले जो लोग हैं, जो विद्यापति को औजार की तरह घोषणा तो की और आह्वान किया बजरंग ने कि बिहार सरकार को चाहिए कि एक वहाँ विद्यापति अकादमी बनाए। वो क्या बनाएंगे? वहाँ की जनता को मातृभाषा प्रेम नहीं है। जिनको मातृभाषा प्रेम जगा है वे विद्यापति और मैथिली को अपने हित में उपयोग करने में लगे हुए हैं। उनके लिए ये गौरव का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ विद्यापति हुए, जिनको जॉन डन पश्चिमी सभ्यता के जो कवि हैं उनकी तुलना विद्यापति से की जा सकती है उनकी कविताओं के साथ। और बहुत सारी स्थितियाँ मेरे स्वास्थ्य की अभी श्रीधरम को मालूम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं इन प्रस्तावना के साथ अभी का जो विषय है विद्यापति का दर्शन, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। और स्वस्थ यदि मैं रहता तो मैं 3-4 घंटे तक तो मैं अकेला विद्यापति पर अच्छे से काम कर सकता था, क्योंकि विद्यापति को की छाती पर जैसे कहा कि बहुत सरसों कूटा है लोगों ने। जौनपुर में एमए पास किया है मैंने, अभी चर्चा हुई मैथिली में भी, और जितने हमारे प्रोफेसरान थे सब ने हमें बताया कि कीर्तिलता में जौनपुर वर्णन है, कहीं नहीं है। पूरी कीर्तिलता में केवल दो जगह है, जौनपुर, जयौन, वो भी जयौन लिखा हुआ है। कीर्तिलता जो भी पढ़ेंगे वो देखेंगे ज या ओ कार ना, जिसका आज भी अवध में कहते जौन ठौर जाए के हो जाओ, वो जौनपुर है ही नहीं, क्योंकि जौनपुर के पहले सुल्तान हुए हैं गुलाम सरवर 1394 में। पैदा ही नहीं हुए थे जिस समय ये विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी थी। तो ये सब, इन सब चीज़ों के प्रति इसमें आकर्षण होने के प्रति वो जौनपुर को कीर्तिलता का शहर बनाया जा रहा है। और विस्तार से अगले सत्र में हमारे मित्र डॉक्टर वियोगी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही संस्कृत के बड़े प्रकांड अध्येता हैं और पाली प्राकृत पर भी गहन जोर उनका रहा है। हम चारों जो कर पाएंगे सो कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा आगे होगा। मैं सबसे पहले उम्र में थोड़े से मुझे कनिष्ठ डॉक्टर राजकुमार ही दिखते हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि वे, हाँ ये तो पर जरा समय का ध्यान रखेंगे। अभी आपने 2 प्रश्न इधर से आए थे और सर ने उसका बखूबी जवाब दिया। और मेरे जहन में भी विद्यापति को लेकर 2-3 सवाल रहता है, सबके मन में रहता है। जाहिर सी बात है कि विद्यापति को पढ़ने के पहले वो सवाल हमारे पास आते हैं। मैं उसकी तैयारी करके आया था कि अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे पास क्या उत्तर होगा। और मैं अपने विषय पर, मुझे जो विषय दिया गया था, विद्यापति और सूफी काव्य, सौंदर्य, प्रेम और ऐहिकता का सवाल। इस पर आने के पहले मैं थोड़ी सी परिक्रमा करता हूँ उस प्रश्न की तरफ कि बार बार पिछले सत्र में अरुणाभ जी भी चर्चा कर रहे थे शुक्ल जी को लेकर, और बार बार ये शुक्ल जी की बात आएगी और इतिहास की बात आएगी कि आखिर नवजागरण के टाइम के लोगों ने उनको देखा कैसे। विद्यापति के बारे में कहने के पहले मैं अपने विषय पर जब मैं आऊँगा उसके पहले मैं 2 पद पढ़ रहा हूँ, 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। भन विद्यापति सुकवि सुजान, कवि के मर्म कवि पहचान। विद्यापति की कविता को वही पहचानेगा जिसके पास कवि हृदय होगा और जो उनके कवित्व को समझेगा। एक तो विद्यापति ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, आध जन्म हम नींद गमाउल, जरा शिशु कल दिन गेला,
निधुवन रमनी रसव रंग मातल तो ही भजन कौन बेला। उनके मन में कहीं ना कहीं ये पश्चाताप है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी रस रंग में गुजार दी, प्रेम में गुजार दिया, और मेरे पास भजन और भक्ति करने के अवसर नहीं थे। अब ये सवाल बार बार आता है, जो जिसकी तरफ अभी सर भी इशारा कर रहे थे कि उगना महादेव और गंगा चली आई, इस तरह की जो किंवदंतियाँ उनके साथ जुड़ी हैं, या और भी जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी है, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि विद्यापति दरअसल प्रेम, सौंदर्य और ऐहिकता, या आप कहें कि देह के कवि हैं, सौंदर्य के कवि हैं, मूलतः सौंदर्य के कवि हैं, जिसके बारे में हम ठीक ठीक बात नहीं करते, और हमारी हिंदी आलोचना कमोवेश देह के सवाल पर चुप्पी मार के बैठ जाती है। हिंदी आलोचना ने उसको ठीक ठिकाने से विकसित नहीं किया। तो सबसे पहली जो हमारे मन में जो एक बहुत एकेडमिक सवाल खूब पूछा जाता रहा है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि थे या भक्त कवि थे, ये भक्ति वाला सवाल आया कहाँ से। दरअसल सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जब काम कर रहे थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही उनको भक्त कवि साबित किया, और उन्होंने अपने इतिहास में उनको कहा कि ये मूलतः भक्त हैं, और कामातुरता जैसी चीज़, सेक्सुअलिटी तो उनके काव्य में है ही नहीं, ये उन्होंने लाइन कही है। दरअसल जॉर्ज ग्रियर्सन के दिमाग को देखिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन काम कब कर रहे थे। ये वो दौर था जब पूरे इंग्लैंड में विक्टोरियन प्यूरिटी का सवाल उठ रहा था, वो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म चल रहा था, और वहाँ ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था, ईसाईयत धर्म के भीतर से ये सवाल उठ रहा था कि स्त्री पुरुष संबंधों में नैतिकता होनी चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। बार बार आपने पीछे सत्र में सुना है, और ये बार बार ये सवाल आता है कि विद्यापति में अश्लीलता है, व्यभिचार है, परकीय प्रेम है, इस तरह की बात बार बार आ रही है। ये बात उस समय रिलीजियस रिफॉर्म के दौर में ये कहा जा रहा था कि विवाह के पूर्व कोई यौन संबंध नहीं होने चाहिए, स्त्री पुरुष के संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटरमाइंड की जा रही थी उस दौर में। और उसी दौर में ग्रियर्सन उस लिटरेचर से प्रभावित थे और उस पूरे कालखंड से प्रभावित थे, उनका माइंडसेट इस तरह से काम कर रहा था। और देखिए, अभी राम काव्य और कृष्ण काव्य की बात आई, विद्यापति कृष्ण काव्य के कवि हैं। जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी आएगा कि आखिर हिंदी में आलोचना जो हमारी विकसित हुई वो किस रूप में खड़ी होकर आ रही है। जब इस नैतिकता और वर्जनाओं के बीच में आप पढ़ते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा विद्यापति के पद लगभग सबके सब वैष्णव पद है या भजन है। अब वैष्णव पद कहते ही अभी आप देख रहे हैं शिव, शाक्त और वैष्णव, ये सारे सवाल आ रहे थे। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार सोलोमन के गीतों की को ईसाई पादरी पढ़ा करते थे, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के चमत्कार पदों को पढ़ते हैं और जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते। ये जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन यही सूरदास के संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं विद्यापति पर ही लिख रहे हैं। विद्यापति पर लिखते हुए पूरे कृष्ण काव्य का निर्धारण कर रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण काव्य आत्म विस्मृति का ही नहीं, सर्व विस्मृति का काव्य है। यानी आप पढ़िए और भूल जाइए और खो जाइए। आप याद करिए, गांधी ने बल्लवाचार्य की आलोचना की है, रामचंद्र शुक्ल कृष्ण काव्य की आलोचना कर रहे हैं। ये जो ग्रियर्सन एक दूसरी लाइन यहाँ और लेते हैं, कहते हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक है, इनमें भक्ति है, ठीक है, भक्त भगवान से प्रेम करे, लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं है इनमें। वो क्या कि ईसाइयत में एक चीज़ है कि जैसे अपने से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये विद्यापति में नहीं है, ये सूरदास में नहीं है। ये हमारी आलोचना का निर्धारण हो रहा है और यहाँ से दरअसल पूरे के पूरे पढ़ने का एक तरीका है। ठीक शुक्ल जी उसी समय उसके बाद आलोचना में आ रहे हैं। बार बार ये बात आती है कि ठीक है, सर ने कहा, मैंने मान लिया कि कीर्तिलता कीर्ति पताका उनके पास नहीं रहा होगा, पदावली तो थी उनके पास, रामचंद्र शुक्ल के पास। उन्होंने 2 पद कोट किए हैं, जरा आप उस पद को पढ़ के देखिए। क्या वो कहीं से बताता है कि विद्यापति उद्दाम, वासना और प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं? नहीं। उन्होंने जो पद चुने हैं उस पद को भी आप गौर करके पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल विद्यापति को डिग्रेड कर रहे हैं वो।
ये डिग्रेशन ठीक बजरंग सर कह तो रहे थे, वो राम काव्य के पीछे उसके पूरे तर्क खड़े हैं, और ये तर्क दरअसल ग्रियर्सन ने खड़ा किया, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आगे बढ़ाया। तो यही चीज़ें जिसमें मैंने कहा कि ये उगना महादेव का, गंगा स्तुति की, ये सारी चीज़ें चली। उसके बाद नरेंद्र नाथ गुप्त, श्याम सुंदर दास, जनार्दन मिश्र, ये सब लोग आए और सबने उनको भक्त कवि साबित किया। सबके लेखन में यही है। शुक्ल जी आलोचना करते हैं इस बात की। शुक्ल जी कहते हैं नहीं, वो भक्त कवि तो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, वो श्रृंगारी कवि कहते हैं, और कहते हैं आध्यात्मिक चश्मा आजकल बहुत सस्ता हो गया है। ये बात कह रहे हैं शुक्ल जी, लेकिन कहते हुए उन पदों को चयन कर रहे हैं जो विद्यापति के मूल भाव का प्रेजेंटेशन नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उसको। इसी तरह से मैं एक आध चीज़ें और बताता हूँ कि विद्यापति उस दौर में, मुझे ये बात अच्छी लगी, अरुणाभ जी ने कहा, केवल वही नहीं, वो चर्चा उत्तर प्रदेश की नहीं आई। उस दौर में विद्यापति पूरे भारतवर्ष में, कमोबेश उत्तर भारत में तो मैं कह सकता हूँ कि सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे, निहायत पॉपुलर कवि थे। आप लोगों ने अगर चित्रावली पढ़ी हो उस्मान की, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं एक लाइन बताता हूँ। वो अपने प्रेमी को ढूंढवा रही है, चित्रावली को सुजान, और ढूंढने में वो 4 अलग अलग इलाकों में 4 किन्नरों को भेजती है कि उसको पूरी पृथ्वी पर ढूंढो कि मेरा प्रेमी कहाँ है। उस 1613 ईस्वी, अभी बात करेंगे 1613 ईस्वी में, ठीक उसी दौर में चित्रावली पर वो लिख रहे हैं, और उनकी लाइन है पूरा, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया का खाका है, मतलब रोम तक, पेशावर जो पश्चिम गया, पेशावर से लेकर रोम तक, इधर आसाम तक, बंगाल से लेकर तमाम देशों में, इधर रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका तक की चर्चा है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 1613 ईस्वी में वो रचना है जिसमें अंग्रेजों के होने की चर्चा कर रहा है, और हमारा पूरा हिंदी इतिहास, पूरी आलोचना और इतिहासकार इस मामले में चुप्पी मार के बैठे हैं कि चाहे संदर्भ ही आता हो, चाहे जिक्र ही आता हो, वो आता है। वो लाइन आती है, जे पूरब दिस कहूँ मुफेरा, पहले आई सो मथुरा हेरा। पूरब दिशा में जब वो एक किन्नर गया है, वृंदावन में ढूंढे जोगी, जैसे जोगी कृष्ण वियोगी, जैसे कृष्ण योग में ढूंढ वियोगी कृष्ण को ढूंढता है, वैसे जो है हम उसको ढूंढ रहे हैं। मग्गा देखी, मगध मग्गा देखी फिरा सिर धूनी, तिरहुत में विद्यापति सुनी। तिरहुत में विद्यापति हैं, तो विद्यापति हैं का क्या मतलब है? विद्यापति शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, उनकी कविता है। आप एक और, मैं केवल, चूंकि समय कम है, मैं रफ्तार में पढ़ता हूँ, अर्थ आप समझ जाएंगे। बंगाल में गोविंद दास का एक पद है, विद्यापति पद जुगल सरोवरू, वो भी उसी दौर के लगभग 17वीं सदी के ही हैं। निस्पंदित मकरंदे, लघुमच मानस मातल मधुकर, पीबैत करे अनुबंधे। यानी बंगाल में भी पॉपुलर है, वहाँ भी कविता में विद्यापति की चर्चा आ रही है। उस्मान के यहाँ भी आ रहा है, लगभग 150 साल बाद ही, 160 साल बाद अगर वो लिख रहे हैं, तो विद्यापति पॉपुलर कवि हैं, जन कवि हैं, और उनकी चर्चा है वो केवल बाकी जगहों में स्थान की चर्चा है, लेकिन यहाँ विद्यापति की चर्चा है। वो, इसका मतलब है कि विद्यापति की उपस्थिति थी। बाद में इतिहासकारों ने इसलिए इसको डिनाई कर दिया क्योंकि विद्यापति कृष्ण काव्य के कवि हैं, और ये बातें हमारे नवजागरण के दौर में स्वीकृत नहीं थी। यानी वो एक ऐसी प्यूरिटी का दौर था जहां हम प्रेम के बारे में बात नहीं कर सकते थे, राष्ट्र प्रेम के बारे में बात कर सकते थे, देह प्रेम के बारे में बात नहीं कर सकते थे। विद्यापति तो निहायत देह प्रेम के कवि हैं। आप देखें, वो बार बार उनकी कविता में एक चीज आती है, अपूर्व सौंदर्य। अपूर्व यानी एक ऐसा अपूर्व सौंदर्य वो अपने काव्य में रचने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके पूर्व नहीं है। अब यहाँ पे ये अप्रीतम सौंदर्य आप पूरे सूफी काव्य में भरा पड़ा है। वहाँ भी एक नए तरह के सौंदर्य की परिकल्पना की गई है सूफियों के यहाँ। विद्यापति में अंतर मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने पिछले दिनों लगातार रुक के पढ़ा, बार पद को पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे एक बात जो बार समझ में आई कि सूफियों ने अपने सौंदर्य के वर्णन में लौकिक और पार्थिव सौंदर्य को अलौकिक बना दिया, यानी उसमें चमत्कार का निवेश कर दिया। और वो एक, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे वो चित्रावली हो,
चाहे वो चंदा हो, सारे के सारे सौंदर्य वर्णन उन्होंने ऐसे किए कि वो एक साथ ही पार्थिव होकर अपार्थिव हो गए। विद्यापति को पढ़िए, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, दोनों हैं, दोनों भक्त भगवान की तरह हमारे यहाँ मौजूद रहे हैं। ईश्वरीय रूप को उन्होंने लौकिक बनाया, और मुझे बिल्कुल उल्टा दिखता है। कई लोग, ये अलग बात है कि कई विद्वानों ने जो आलोचनाएं लिखी है, आनंद प्रकाश दीक्षित की भी जो किताबें हैं, वो लोग मानते हैं कि यहाँ जो राधा और कृष्ण है वो अलौकिक हैं, जबकि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, उन्होंने अलौकिक ईश्वरीय संज्ञाओं को उन्होंने लौकिक बनाया है। ये मेरी हो सकता है कि सीमा हो पढ़ने में, लेकिन एक और चीज जो जिसकी तरफ मैं मतलब इशारा करना चाहता हूँ, ये राधा और कृष्ण जो शब्द हैं, यही दौर है जब बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल में, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के और वैष्णव पद से जुड़ने से विद्यापति का एक बहुत बड़ा एरिया मतलब पॉपुलरिटी का बनता है। इसी दौर में बंकिम चंद्र चटर्जी कृष्ण चरित्र लिखते हैं। ये कृष्ण चरित्र बंकिम चंद्र इसलिए लिख रहे हैं कि बंकिम की भी समस्या यही है कि क्या कृष्ण विलासी हो सकते हैं, क्या वो स्वच्छंद प्रेमी हो सकते हैं, क्या वो व्यभिचार कर सकते हैं। अब आपके कृष्ण के, राधा के चरित्र में अगर आपको व्यभिचार मिलेगा तो आपको ये समस्या होगी, क्योंकि अगर हम ईश्वरीय रूप में उनको ग्रहण करने के आदी हैं तो ये व्यभिचार का रूप नहीं स्वीकृत होगा। एक बहुत लंबा मोटा शोध प्रबंध उन्होंने लिख दिया कृष्ण चरित्र, और उस कृष्ण चरित्र में उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि देखिए, महाभारत में कृष्ण का ऐसा रूप नहीं है, भागवत में कृष्ण का ऐसा रूप नहीं है। ये तो लेटर पीरियड में 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास में ये शुरू होता है। विद्यापति के यहाँ जो कृष्ण है वो निश्चित तौर पर गाथा सप्तशती मैंने उलट कर देखा, उसके कृष्ण से मिलते जुलते हैं, जयदेव से मिलते जुलते हैं। और विद्यापति के जो कृष्ण हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, विद्यापति के कृष्ण हैं वो भागवत और महाभारत के कृष्ण नहीं है। राधा तो पहले थी ही नहीं, राधा की चर्चा नहीं आती, राधा की चर्चा भी यहीं आती है। और दरअसल बंकिम की समस्या ये है कि क्या मैं इस कृष्ण को स्वीकार करूं, और इसलिए उन्होंने वही लोक मंगल वाला या रूप उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन जब आप देखते हैं कि वह राधा जो जयदेव के यहाँ दिखाई देती है वो विद्यापति के यहाँ भी दिखाई देती है, और वो उसका बिल्कुल अलग रूप है। जब आप कविता को पढ़ें, विद्यापति के सारे पदों को आप पढ़ते चलें क्रमबद्ध तरीके से, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि विद्यापति ने सुपुरुष की चर्चा की है। ये सुपुरुष वह सुपुरुष है जो प्रेमी होने लायक है, उसमें भी सौंदर्य होना चाहिए, अन्यतम प्रेम की भावना होनी चाहिए, और वीर होना चाहिए। ये जो विद्यापति के यहाँ जो कृष्ण का निर्माण होता है वो कई तरह के हैं। एक है गोप गवार कृष्ण भी हैं जिसको राधा पसंद नहीं करती। तो ये कृष्ण कौन है जिसको राधा पसंद नहीं करती? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने समाज में जो अलग अलग वर्गीय संरचना रही है, शिव सिंह भी हैं जिनको बार बार वो कभी कृष्ण के समतुल्य बनाते चले हैं। इसका मतलब है कि एक सामंती परिवेश का जो नायक है वो भी विद्यापति के यहाँ प्रेमी है। एक वह जो निम्न वर्ग का है, जो हो सकता है गोप गवार हो, जिसे नहीं पसंद कर रही हैं गोपियाँ या राधा, वो भी है। और एक वह भी है जो सुपुरुष है, एक कृष्ण नहीं है। एकदम लिनियर तरीके से समझने की जरूरत नहीं है विद्यापति को। मेरी समझ ये है कि विद्यापति के काव्य में अलग अलग कृष्ण नजर आते हैं। दरअसल वो मिथिला के लोक प्रतिनिधि नायक हैं या लोक प्रतिनिधि व्यक्ति हैं, वो एक कृष्ण नहीं है। राधा एक किस्म की नहीं है। कई ऐसे पद हैं जो कई लोग ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय ढांचे में पढ़ लीजिए तो शुक्ला विचारी का नायिका है, कृष्णा विचारी का नायिका है, या फिर आप कह लीजिए कि पोषित पतिका है, या परकीया नायिका है। तो स्त्री तो अलग अलग दिख रही है, आप ऐसा कह सकते हैं शास्त्रीय ढांचे पर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही तरह के पद लीजिए आप, चाहे वो परकीया प्रेम का ही ले लीजिए, चाहे आप स्वकीय का ही ले लीजिए, अलग अलग राधा की व्यंजनाएं हैं। और ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं
पद पढ़ रहा हूँ, एक आध जरा देखिए। निबिबंधन हरि किए कर दूर, एहो पै तो हर मनोरथ पूर, हिरने औन सुख न बूझ विचारी, बढ़तु ढीठ बुझल बन मारी। आप देखेंगे कि कृष्ण के कई तरह के नाम आते हैं। मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि वो कहीं बनमारी आता है। हाँ, ठीक है। मैं एक दो तीन बातों में केवल जो मेरा क्रक्स है मैं केवल कह देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्चा बहुत लंबा है और मेरी तैयारी काफ़ी थी। नहीं, वो पर्चा तो हमने सबसे लिखवा लिया, इसीलिए कि किताब आ गई। हाँ, वो उन ये सीजन सर की बदमाशी लिखवाते इतना समय इतना कम देते हैं। हाँ नहीं, वो पहले वाले में भी समय काफ़ी गया। मैं एक दो चीज़ों की तरफ केवल इशारा कर रहा हूँ, जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कि प्रेम, सौंदर्य और यौनिकता विद्यापति की पॉलिटिक्स है, राजनीति है और उनकी संस्कृति भी है। ये मुझे उस पूरे पद को पढ़ते हुए मुझे एक बात जो समझ में आई वो ये है। ये अलग बात है कि रमानाथ झा वाली जो पुस्तक आप पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं, दरअसल वो जो कवि कर्म है उनका वो गौण पक्ष है और मूल पक्ष ये है कि वो दरबार में मतलब विद्वान पंडित हैं, वो कह रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप देखिए कि पूरी आचार्यों की एक परंपरा हमारे यहाँ चलती है। कवि कर्म बहुत महत्वपूर्ण था और वो उसे बिल्कुल विद्यापति बाहर नहीं है। उनके काव्य में वो रोजगार भी था और मध्यकाल का पद प्रतिष्ठा मसन और सब कुछ, धन पद प्रतिष्ठा सब काव्य से संभव था। और विद्यापति उस काम को भरपूर करते हैं और बार बार शिव सिंह का जो नाम आता है काव्य में, वो केवल इसलिए नहीं कि वो बाद में लिख रहे हैं, उनको मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन आखिर किसका कर रहे हैं? उसी दरबारी संस्कृति में ही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विद्यापति के यहाँ एक तो यौनिकता की पूरी राजनीति है जो उनकी कविता में मौजूद है, और दूसरा कि उनकी कविता में जो मैं मान के चलता हूँ कि सेक्सुअलिटी का मुद्दा ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। आज भी इस बात पर खड़े होके उनके पदों को कहा जाए तो बहुत मुश्किल है बोलना। मैं अगर ये कहूँ कि विद्यापति बक्षस्थलों के उभार के कवि हैं, उनके मैक्सिमम पदों में ये है। क्या हिंदी आलोचना स्वीकार करेगी या सार्वजनिक रूप से प्रेम की बातों को कह पाती है? क्या हमारी हिंदी आलोचना इसलिए विकसित नहीं हुई? शुक्ल जी की भी समस्या थी, बाकी लोगों की भी समस्या यही थी, क्योंकि उनके पदों को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उसकी आलोचना कहाँ से विकसित कर लेंगे? उनके यहाँ सब जानते हैं कि जो ये पूरी तरह से सेक्सुअलिटी एक पावर प्ले की तरह उनके यहाँ आता है। सामाजिक संस्थाएं हैं, राजसत्ता है जो इसको कंट्रोल करती थी। इस पूरे कंट्रोलिंग में आप देखेंगे कि चाहे जितना सूफी कवि है, सबके यहाँ ये समस्या है, सभी कवियों के यहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही है। और फीमेल सेक्सुअलिटी को लेकर विद्यापति बिल्कुल डिफरेंट है। वो लगभग इसको मतलब कहते हैं कि आज़ाद कर रहे हैं। आज़ाद क्यों कर रहे हैं? आज़ाद इसलिए कर रहे हैं कि जो उस दौर में, उस दौर के सारे कवियों को पढ़िए। मौलाना दाऊद उनके समकालीन हैं, मौलाना दाऊद समकालीन कवि हैं, और मौलाना दाऊद में चंदा की समस्या क्या है? शादीशुदा है, उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, तो कहती है मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी। वो मायके जा रही है और उसकी सास, ननद, पूरी राज व्यवस्था, धन संपत्ति सब ऐश करो, लेकिन तुम जाओ नहीं। सेम टाइम के कवि हैं विद्या, समाहार ही करते हैं सर। तो आप देखें कि वहाँ भी जो यौनिकता के सवाल हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। विद्यापति इस मायने में सेम टाइम में उसको ज़्यादा स्वच्छंद कर रहे हैं, बहुत खुले तरीके से कह रहे हैं। विद्यापति के पदों में इस तरह की चीज़ें भरी पड़ी है, और मुझे लगता है कि प्रेम, सौंदर्य, यौनिकता, ये सारी चीज़ों को एक विकल्प के रूप में वो उपलब्ध करते हैं। और ये उनके यहाँ कोई प्राकृतिक फेनोमेना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो प्राकृतिक फेनोमेना की तरह आया है, बल्कि वो एक हिस्टोरिकल फेनोमेना के रूप में वहाँ उसकी मौजूदगी है। चूँकि समय कम है और पर्चा बहुत बड़ा है, तो मैं आधे हिस्से पे इसको छोड़ता हूँ। फिर भी मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना और कहा। धन्यवाद राजकुमार जी, बड़े अच्छे से आपने तत्वान्वेषी ढंग से विद्यापति को रखा, और आपके इस वक्तव्य से निश्चय ही लगता है कि आपने जमकर विद्यापति पर काम किया है। और जिस तरफ इशारा किया इन्होंने
कि जो लोग व्यभिचार और इत्यादि की बात करते हैं, आजकल विमर्शवादी चिंतनों में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो पूर्वजों को लठ लिए खदेड़ रहे हैं और उनमें तरह तरह की चीज़ें ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं एक सूचना केवल दे दूं कि 1406 ईस्वी मतलब शिव सिंह के जौनपुर में इब्राहिम शाह से युद्ध में इब्राहिम शाह का शिरस्त्राण उड़ाने के बाद तिरोधान हुए शिव सिंह के बाद विद्यापति ने एक भी श्रृंगारिक पद नहीं लिखा। जो लिखा 1406 से पहले का था, और यह श्रृंगारिक पद इसलिए था कि मिथिला ने युद्ध तो किया नहीं, लेकिन युद्ध का परिताप भोगा। तुगलक वंशीय सुल्तान जो यहाँ से गौर पर जाते थे आक्रमण करने, तो जाते समय युद्ध के उन्माद में और पराजित होकर लौटते समय पराजय के अवसाद में मिथिलांचल के नागरिकों को इतना तबाह किया कि वहाँ की जनता जीवन से त्रस्त हो गई थी, जीवन से निराश हो गई थी। उस जनता को वापस जीवन में जोड़ने के लिए विद्यापति ने प्रेम की तलाश की, और वही प्रेम उनकी कविताओं में है। कहीं पर वे सौंदर्य के भोक्ता नहीं हैं। 950 के करीब उनका पद है, जिसमें एक जगह सिर्फ उग्न महादेव, जो संस्कृत के विद्वान यहाँ बैठे हैं, जो ये पुराणों में उग्न को ही उगना कहा गया है, वो एक पद के कारण सारे लोग उगना उगना खदेड़ रहे हैं। विद्यापति को सामाजिक जीवन के आधार पर टटोलने की चेष्टा कीजिए, जो राजकुमार जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि ये पर्चा जब प्रकाशित होगा तो आप लोग कुछ और भी व्यवस्थित होंगे। मैं अपने बहुत प्यारे गुरु भाई और हमारे समय के ज़बरदस्त कवि और अब तो पूरा समय का था, तो हम कहूँ ठीक ठीक। तो ये कृष्ण मोहन की तरफ मेरा इशारा था, पर दोनों ने तय किया है कि पहले रामज्ञा बोलेंगे। मैंने यह भी ये जो चर्चा की कि कृष्ण मोहन मेरे गुरु भाई इसलिए हैं कि हम दोनों के पीएचडी के गाइड एक ही थे, लेकिन रामज्ञा मेरे गुरु भाई इसलिए हैं कि इनके जो गाइड थे, जो अब नहीं हैं, मुझे जीवन भर सबने यही माना कि मैं उन्हीं का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो डॉक्टर रामज्ञा अपने समय के यशस्वी अध्यापक और ऊर्जस्वित विचारक डॉक्टर रामज्ञा शशिधर से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपनी बात आप सबके सामने 18 मिनट में रखें, जबकि उनका 4 मिनट राजकुमार जी ने छीन लिया है। जितना लाभ हमारे बड़े भाई नवीन जी अध्यक्ष के रूप में ले रहे हैं, इतना किसी ने नहीं लिया है, क्योंकि अध्यक्ष तो हर बार अंत में व्यक्त करता है, लेकिन इन्होंने एक अध्यक्षीय भाषण तो पहले ही दे दिया। बीच में जो है मिथिला के पंडित की तरह निर्णयकारी दिशा भी दे रहे हैं, गार्जियन की तरह कि बेटा दायां बायां मत होना है। तो लेकिन मैं जो उचित मेरा समय है मैं वो लूंगा, क्योंकि मैं सिमरिया घाट का हूँ। धर्म अर्थ काम तीनों आप बात कर रहे हैं, मोक्ष का इलाज मेरे पास ही, विद्यापति को भी और आपको। तो आदरणीय मंच मित्रों, मुझे मेरे मित्र श्रीधरम जी ने जिस विषय पर बात करने के लिए कहा है, वह सर्वाधिक एकेडमिक दुनिया में सर्वाधिक उपेक्षित विषय है। वह है किसान का विषय, कृषक संस्कृति का विषय। जो हाल इन दिनों भारतीय किसान का है, दिल्ली में उसमें भी किसान पे बात करना। श्रीधरम जी दरअसल विद्यापति की उस धरती से आते हैं जहां किसानी आज भी मूल पेशा है, और विद्यापति के गीतों को किसानों ने जिंदा रखा है। और श्रीधरम जी आसमान में यहाँ जेएनयू के पीछे जो घर है,
एक बड़ा खेत बनाया है पूरी छत को, और आज सुबह इतनी सब्जी योगी जी थे और हम लोग थे, तो वही सब्जी हम लोग जो है प्राप्त किए वहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए इन्हें बधाई दूँ। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, बातें तो किताब में भी आ जाएंगी, सब लेख में भी आ जाएगा, कि ये जो 3 दिनों का सेमिनार चल रहा है और इसके पीछे जो आर्किटेक्ट है, क्राफ्ट है, लगातार मुझसे भी बातचीत श्रीधरम जी की होती रही, और 2 दिनों में मैंने जो एक रूपांतरणकारी तत्व देखा है कि जिस तरह से विद्यापति ने लिखनावली, 2 हिस्से उनके हैं, एक लोक का हिस्सा है पदावली, दूसरा जो है पुरुष परीक्षा और तमाम संस्कृत की किताबें जिसमें लिखनावली है, जहां पर जो चिट्ठियां शामिल हैं 4 दर्जन से अधिक, उन चिट्ठियों में किसान की जितनी तरह की सामंती ढांचे के भीतर शोषण की चीजें और चक्र हो सकते हैं, मसलन की टैक्स भी कितने तरह के असूले जा सकते हैं, मसलन की दास प्रथा पर तो स्त्री पुरुष बच्चों की क्या कीमत होगी, ये सब बातें कल से हो ही रही हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की लगान व्यवस्था, उसका भी जिक्र है, जिधर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया और देना चाहिए। तो श्रीधरम जी 50 बच्चों को, विद्यार्थियों को जो अपने कॉलेज के हैं, उनको 2 दिनों से ड्राफ्टिंग करने के लिए इस गोष्ठी का दिया है और लिखनावली सिखा रहे हैं। इसके लिए मैं एक उनको धन्यवाद देता हूं कि ये बड़ा काम है, ये तैयारी का काम है। मित्रों, संस्कृति और दर्शन ये 2 विषय हैं। ऐसे तो आवृत्ति लगातार कल से चल रही है और चलेगी, लेकिन 3 चीज़ों को मैं संस्कृति और दर्शन से जोड़ते हुए ध्यान दूंगा अपनी बात पे, और 2-3 बातें रखूंगा। पहली बात तो यह कि विद्यापति की जो पूरी रचनाशीलता है, जो देश और काल के जिस लोकेशन में है, वह नेपाल की तराई से लेकर गंगा की घाटी तक है। नेपाल की तराई से मेरी दादी, फिर उसके बाद मधुबनी से, जनकपुर से मेरी दादी, मधुबनी से मेरी माँ, और सिमरिया घाट का मैं। और मैंने बहुत गहराई से 20वीं शताब्दी में के अंत में और 21वीं शताब्दी के शुरू में सिमरिया घाट का जो विशाल मेला लगता है, जहाँ नेपाल से लेकर पूरा पूर्वांचल आता है, लाखों लोग और स्त्रियां, विधवाएं, उनकी बहुएं, उनके बेटे जिस मोक्ष की कामना में आते हैं, वहाँ बचपन से ही मैंने केस स्टडी की है। तो मेरे पास तो बहुत अनुभव है। जो लोक का, समाज का, जो नवीन जी बता रहे थे, वो एक समेटा हुआ अनुभव है। मुझे 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो विद्यापति की कविता का एक बड़ा हिस्सा, उनकी रचनाशीलता का जो संस्कृत में है, एक बड़ा हिस्सा उस ऐतिहासिक भौतिकता के दर्शन और संस्कृति का है जो संस्कृत में है। वह राजसत्ता के साथ, तमाम राजाओं के साथ, शिव सिंह मित्र थे और कीर्ति सिंह से लेकर बाद के राजाओं के साथ वे करते रहे, और सत्ता के ढांचे के भीतर की जरूरत की पूर्ति करते रहे। लगभग जो हम एकेडमिशियन होते हैं, वह भी मार्क्स की उस ऐतिहासिक भौतिकता पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। मसलन आप देखिए कि हम लोग जो है उत्खनन, ज्ञान के उत्खनन का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, इतिहास की यात्रा ज़्यादा कर रहे हैं, विद्यापति को अपने देश काल में लोकेट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, और हम अपने समय से, अपने जीवन से जोड़ने का काम कम कर रहे हैं। तो संस्कृत का हिस्सा तो वो है। दूसरा हिस्सा जो है, मार्क्स ने भौतिकता के द्वंद्वात्मक दर्शन की जो बात की है, जिसमें वाद है, विवाद है, संवाद है, पक्ष है, विपक्ष है, समपक्ष है। मैं मानता हूं कि जो लाखों कंठ में, जो किसान स्त्रियों के कंठ में, मजदूर स्त्रियों के कंठ में, जाति और धर्म और वर्ग का ढांचा तोड़कर और कई भाषा का ढांचा तोड़ करके नेपाल से लेके बंगाल, असम तक
और बिहार में तो है ही। तो ये जो, और जहां जहां मैथिल है, ये जो ढांचा तोड़ करके जो बातें उनकी पदावली से हो रही है, यह वस्तुतः उस स्व के समाधान के लिए, अगर मिथिला की कोई किसान स्त्री, मजदूर की स्त्री आज भी दशारी कंठ से गा रही है या माधव प्रसंग को, राधा प्रसंग को गा रही है, तो उसके भीतर का जो स्वप्न है, इच्छा है और जो संघर्ष है, उसका हल वो विद्यापति में ढूंढ रही है। और विद्यापति में जो ये हल ढूंढ रही है, उससे जो उसके भी ठोस कारण हैं कि उसके बाद कोई विकल्प नहीं है उसके पास। अगर विद्यापति के पास विद्यापति जैसे ही 2, 4, 10 विकल्प होते, तो ये हजारों किसान समाज के जो कंठ हैं वो केवल विद्यापति नहीं गा रहे होते। वो इसलिए गा रहे हैं, उन्हें अपने दुख की से मुक्ति और अपनी इच्छा की पूर्ति की संभावना उन गीतों में आज भी दिखाई देती है। इसलिए विद्यापति जिंदा हैं और किसान समाज उसे जिंदा करके रखा है। और चूंकि वहां जिंदा हैं, इसीलिए गिरियर्सन रामचंद्र शुक्ल से लेके आज तक ये बहसें हम कर रहे हैं, नहीं तो ये केवल किताब की बातें होती। एक तीसरी बात मैं किसान के संदर्भ में जो अभी 2-3 कविताओं का जिक्र करते हुए रखूंगा कि देखिए, जो विद्यापति की तमाम हमारे साथियों ने कही, खासकर राजकुमार जी ने जो बातें उठाई हैं, ये निश्चित रूप से कि जो विद्यापति का मनोदर्शन है, वह बुनियादी तौर पर स्त्री चेतना का वह मनोदर्शन है जहां पुरुष सामंती सत्ता के भीतर वह किसी की वह सामंती सत्ता जिसके भीतर अपने पुरुषत्व का जो ईगो है उसको डिसॉल्व कर देता है और वो खत्म कर देता है। और वो बिल्कुल रणनीतिक भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन केवल रणनीतिक और राजनीतिक तरीके से मनोदर्शन यह कहता है, और हमारे साहित्य का सौंदर्य बोध भी ये बताता है कि हम कभी भी अपनी चेतना को बदल नहीं सकते। अपनी चेतना को बदलने के लिए हमें 100% ईमानदार होना पड़ता है और अपने भीतर उस ऑर्गेनिक बोध को, उस एकत्व बोध को पैदा करना पड़ता है जो विद्यापति के पहले की परंपरा में, मिथिला के दर्शन में, उस बुद्ध के दर्शन में, जहां वो मैथिल पूरा का पूरा समाज है, वह ऑर्गेनिक दर्शन है। अन्न से और प्रकृति से सह अस्तित्व का एकात्म का दर्शन, जहां आज क्वांटम फिजिक्स पहुंचा है कि तरंग और कण से ही यह सृष्टि है, वह भी तरंग है। हमारा पूरा का पूरा जो तंत्र दर्शन है और जो किसानी जीवन है और जो हमारी धाराएं हैं, दोनों धाराएं, चाहे पहली परंपरा की हो या दूसरी धाराएं, उन धाराओं में जो एक ऑर्गेनिक मनुष्य की खोज है और प्रकृति से, अन्न से संपूर्ण एकत्व होने की खोज है, वह मिथिला, वो विद्यापति की, चाहे वो नचारी हो, चाहे पदावली की कोई पंक्ति हो या जो भी उनकी राइटिंग हो, आप उसमें देख सकते हैं। आज दुनिया के सामने, खंडित मनुष्य के सामने यही समस्या है कि हम पशु हैं कि AI हैं, हम अधूरे इतने क्यों हैं, खंडित क्यों हैं। और किसान जीवन चूंकि अखंडित होता है, इसलिए मनोदर्शन जो उनका है वो जेंडर फ्लूइडिटी है। वहां पर लैंगिक गतिशीलता है विद्यापति, और वो स्त्री बन सकते हैं। फ्रायड भी कहते हैं कि साइकिक बाइसेक्सुअलिटी जो है ये मनुष्य में होता है। एक बच्चा मां के साथ भी रहता है, पिता के साथ भी रहता है, जिस प्रेम, जिस घनत्व के साथ जहां वह जुड़ता है, तो वह अपने मां की तरह और मां की ओर से हो सकता है। हमारे तमाम दार्शनिकों ने यह कहा है कि पुरुष का स्त्री में बदल जाना इस दुनिया का स्वर्ग हो जाना है, और पुरुष का और पुरुषत्व में, कठोरपन में बदलना इस दुनिया का नरक है। तो हम विद्यापति में उस चीज को सामंती ढांचे के भीतर देखते हैं। और इसी संदर्भ में मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, विद्यापति, ये जो गांधी कहते थे, गांधी और अंबेडकर के बीच की जो टक्कर है उसमें साफ साफ है कि अंबेडकर गांव को, किसान को पसंद नहीं करते हैं, उस ढांचा को खत्म करना चाहते हैं। गांधी का दर्शन, बुद्ध से गांधी तक का जो दर्शन है, उसकी जो एक धारा है वह अब ज्यादा प्रासंगिक दिख रही है। वो धारा यह है कि हम
जो सतत कंटिन्यूटी में, सततता में जो जीवन पद्धति हमारी है, उसमें हम परिवर्तन तो ला सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति को छोड़ देते हैं, हम किसानी को छोड़ देते हैं, हम ग्राम समुदाय को छोड़ देते हैं, तो हम जो दुनिया शैतानी मशीन, वही हमारे ईश्वर हैं। ये रूप नारायण है, शिव सिंह रूप नारायण है। तो शिव सिंह अगर रूप राजा, अगर ईश्वर है, और तब तो ईश्वर भी राजा है, और दोनों अगर एक हैं तो खेती कौन कर रहा है? हम भूल जाते हैं कि जनक, शुद्धोधन और वहां पर परशुराम की वह धरती है जो सबसे पहले मिथिला में हल चलाते थे। तब खेत का आरंभ होता था। जातक कथाओं में खास करके बुद्ध का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इस बात का काफी वर्णन है कि उनके पिता हल चलाते थे। बुद्ध को वहीं से ज्ञान मिला था। उनके पिता हल चलाने के लिए आषाढ़ में गए थे। अब बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ गए, छोटा बच्चा जो कीड़े को देखकर बोध हुआ, उसके बाद ही तय किया कि राज दरबार को हम छोड़ते हैं। एक चीज और देखिए, मिथिला में सामंती ढांचे में राज सत्ता को त्यागने की प्रवृत्ति आरंभ से ही रही है। तो ये जो शिव सिंह और पूरे उनके उस दौर में, तुगलक के दौर में, मुगल सत्ता के आने के पहले रूप देख रहे हैं, उसके पीछे ये चीज है। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग जी ने एक आरोप लगाया कि विद्यापति जो स्त्री को एक तरह से जो पुरुष की बेमेल विवाह और वगैरह की जो विडंबनात्मक संरचना थी उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं बजरंग जी, आपको दिलचस्प लगेगा। असल में अभी रीडिंग की जरूरत है। विद्यापति के जो 1000 पद हैं उनमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। कुछ पॉपुलर पद से ही हम लोग काम चला रहे हैं। देखिए, एक कविता है कि एके हमें गामरी सब तुरह सबहुतः दोसरे सहज मति हानि, अपनु को दोष देव के कहव ओ न भेलाहे चिन्ही, अकुलनी बोल नहीं और धरी निर्वह, धरय अपन व्यवहारे अगिल दुर्कर पाहिल चित्त धर। यहां गौर करिए, अगिल दुर्कर पाहिल चित्त धर, जैसन बड़ी कुसियारे। ये कुसियार मैथिली में ऊख को कहते हैं। जैसन बड़ी कुसियारे, बड़ा ऊख होता है, छोटा ऊख होता है। एक स्त्री कह रही है, ये जो मेरे जीवन का दुख है ये तो मेरी किस्मत से है, लेकिन मैं कैसी हूं, मैंने पहला प्रेम तो किया लेकिन वो बड़ा प्रेम था, बड़े बड़े ऊख की तरह, ठीक है, जिसे पहले काट लिया गया और छोटे ऊख को छोड़ दिया गया। और छोटा ऊख जो है वो मेरे आज का प्रेम है। तो पहले ऊख को तो मैं भूल गई हूं, चाहे वो कृष्ण ही क्यों नहीं हो, मैं उसे भूल गई हूं। और जो छोटा ऊख सामने का प्यार है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक स्त्री के मुख से एक पुरुष 14वीं शताब्दी में, यह जो लोक के भीतर से, कृषक जीवन के तनाव और दमन के भीतर से जो तत्व, एलिमेंट, इच्छा का तत्व, डिजायर का तत्व निकाल रहा है, और यह वास्तविकता का भी तत्व है। तो इससे साफ ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि विद्यापति, कोई लेखक और विद्यापति जैसा लेखक बेमेल विवाह के लिए, जो कि 20वीं शताब्दी तक की सच्चाई, मिथिला की सच्चाई रही है। मेरे सिमरिया घाट में, मेरे गांव में मिथिला की 5 दर्जन स्त्रियां हैं जो बेमेल विवाह की, और मेरे पिता और माता का भी जो विवाह संबंध है वो बेमेल है। कम से कम मुझे लगता है 15 साल का अंतर होगा, और वो मधुबनी की है। उस पीड़ा को, और तब मैंने पिसान और कुटान करते हुए, मेरे पिताजी तुलसीदास का गीत किसान गा रहा है खेत में चिड़ै उड़ाते हुए, और मेरी माँ कुसान पिटान करते हुए वह विद्यापति को गा रही है। आज वो 75-80 साल की हो गई, आज भी कखन हरब दुख मोर है भोला बाबा वो गाती है। बड़ सुख सार पौल तू तीरे, और वो गंगा से निहाल है। पति का विकल्प उसके लिए गंगा है, वो माई है, वो उस सुख का, उस आनंद का। तो ये चीज है, किसानी भरी पड़ी है वहां पे। एक जैसे नवीन जी ने कहा कि ये सरसों मुंह दल रहा है, विद्यापति ने सरसों पे लिखा है। मैं चाहता हूं कि लोग जो है रीडिंग करें और उसको पढ़ें। चिमली गिंजना, देखिए, भन ही विद्यापति पूछ ही सियान सयान,
ये जो राजनीति वाले हैं, सयान सब पूछ रहे हैं विद्यापति से। विद्यापति कहते हैं कि ये जो सयान का प्रश्न है, सयाने का, ये चतुर व्यक्ति का प्रश्न है क्या? चिमली गिंजनारही और सरिस पिसान। चिमली मतलब छीमी, पहले सरसों की छीमी को तोड़ करके गींजा जाता है। गींजना मतलब उसको मल करके दौनी करके निकालना, और उसके बाद नवीन जी उसको मशीन में डाल के पेराई पिसान की जाए, तब तेल निकलता है। तो पेरने से पहले छीलना जरूरी है। जैसे आप छील रहे हैं, उधर वाले पेर रहे हैं, तो ये चल रहा है दोनों। तो ये देखिए विद्यापति ने किस तरह से खूबसूरती के साथ ये बात कही। अब जैसे एक उनकी कविता है, उगना रे मोर कतो गेले। मैंने उगना पर, यह उत्तरवाचिक समय है, वाचिकता के कवि है विद्यापति। मीरा अपने यहां जिंदा है वाचिकता के कारण, विद्यापति को कोई जिंदा नहीं रखा है। ये जो लोक जीवन और कृषि जीवन के लोग हैं, जब तक कृषि का कंठ रहेगा, और ध्यान रखिए कंठ कृषक जीवन में है। शहर में जो भाग के आए हैं माइग्रेंट हो करके, वो सब अब कैसेट सुनते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यापति ही हैं जिनके आज भोजपुरी, मृत्युंजय जी होंगे, भोजपुरी का जीवन भिखारी ठाकुर और राहुल और महेंद्र मिश्र को पैदा करने वाला और लाखों गीत पैदा करने वाला जो जीवन है, समाज है, वो मनोज तिवारी पे आकर के खेसारी लाल और पवन सिंह पे अटक गया है। इतनी फूहड़ता है, लेकिन जहां पर यौनिकता भी नहीं है वहां तो क्या है, इसका विश्लेषण आप सब क्या करेंगे, सुन लीजिए एक गाना कभी तो। लेकिन विद्यापति के कारण ही मिथिला इस प्रचंड जो ग्लोबलाइजेशन की आंधी है, यह जो विकृत फिल्मों के गीतों की आंधी है, उससे बचा रहा। और सैकड़ों कलाकार आज टीम बन गई है जो विद्यापति के गीतों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मधुरता को बचाए हुए। ये विद्यापति की समकालीनता है, ये है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, ये है द्वंद्वात्मकता। ये इतिहास में हमें खोजने की जरूरत नहीं है कि विद्यापति, साहित्य और कविता तो वर्तमान के लिए ही होती है, वो इतिहास वगैरह में नहीं जाती है कविता, और साहित्य कभी नहीं जाता है। इसलिए साहित्य का जो इतिहासकार होता है, रामचंद्र शुक्ल जैसा व्यक्ति, वह डिपार्टमेंट में बंद हो जाता है। आप सब डिपार्टमेंट वाले हैं, इसीलिए ललायित हो रहे हैं कि उसमें क्यों नहीं है। आपकी फॉल्स कॉन्शसनेस है, छद्म चेतना है कि आप विद्यापति पे सहानुभूति जता रहे हैं। अपने ऊपर सहानुभूति जताइए कि आप रामचंद्र शुक्ल के व्यूह में फंस गए। विद्यापति तो जहां है वहां है और वो रहेंगे। ये किसान जीवन की ताकत होती है। एक चीज और, मैं बस मेरी बातें हो गई, एक बात मैं, दो बातें छोटी छोटी कहना चाहता हूं। एक तो बहुत ही तथ्यात्मक है और एक जरूरी है। देखिए, पूरी मिथिला का जो कंस्ट्रक्ट है, एक देश काल के भीतर जो भाषा बनती है, उस भाषा में वह रचनाकार ज्यादा आसानी से रहता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मिथिला, एक तो उगना वाली बात मैं कह दूं कि देखिए, उगना को लेकर जो 20 पाठ मैंने जुटाए हैं, लोक पाठ, विद्यापति नगर से लेकर के नेपाल तक और अपने गांव तक, लोग क्या समझता है उगना को? भोला तो समझता है, लेकिन अपनी कथा में कहता है कि ये विद्यापति की पत्नी ने जिस उगना से विद्यापति दास का काम कराया, लिखनावली का दास है उगना, नौकर उकर नहीं है, वो लिखनावली का दास है। कोई कवि क्यों खोजेगा और क्यों कहेगा, काम क्यों कराएगा? कोई भगवान कहाँ होते हैं? भोला बाबा होते तो ये सब इतने महाराज सब घूम रहे हैं, दिखा देते, देश का बजट ठीक हो जाता, समस्याएं बेरोजगारी सब ठीक हो जाती। 21वीं सदी में कम नहीं है भगवान के मानने वाले, और बाबाओं का जलवा जो है साहित्यकारों नेताओं से ज्यादा है। तो इसलिए विद्यापति जब कहते हैं उगना, चाहे वो पुराण का शब्द हो, उद्भव का से आया हो या जहां से आया हो, पर वो उगता हुआ शब्द तो है। विद्यापति, ये कोई सामान्य बात नहीं है शब्द का चयन। वह उगना कौन है? शिव भी ओबीसी है या एससी है? सुनिए, आदिवासी है शिव, और एससी भी है, क्योंकि पार्वती सीधे कहती है कि तुम्हारे कुल खानदान बाप माँ, किसी का पता, जब किसी का पता ही नहीं है, जिसका पता होता है वो ब्राह्मण होता है, और जिसका पंजी प्रथा कायस्थ होता है, और जिसका पता नहीं होता है अज्ञात कुलशील होता है वो।
तो वो होता है, तो फिर स्त्री शोषण का कोई सवाल ही नहीं है। जब उसके पति का कोई ऐसी स्त्री मिथिला में ब्राह्मणी होगी जो गैर ब्राह्मण से शादी कर ले। शिव कौन है, उसकी नस्ल क्या है, हिमालय से आया है, गंगा और हिमालय के बीच का सारा खेल है। एक दूसरी चीज आप देखिए, उगना रे मोर कतवा गिले, तो ये दास है। दास कौन बनता था लिखनावली में? सब ओबीसी एससी शूद्र से आते थे सब। तो दास कौन है, उगना कौन है? इसलिए कि लोक कथा ये कहती है, और डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं है नहीं इसका, तो लोक कथा ये कहती है और कथाएं कहती हैं कि पत्नी जब जाने का मन हुआ भोले का, वहां से उगना का, विद्यापति के यहां से, तो वो बैल को खिलाते थे। सब काम घर का करते थे जो नौकर दास करता है, तो बैल खिला। बैल कृषि संस्कृति का ध्यान रखिए, तो शिव का बैल, और बैल को खिला रहा है। और बैल को जब वो खिला रहा तो उस दिन खाना नहीं दिया, तो लुकाठी से सुशीला ने, उनकी पत्नी ने पिटाई कर दी। अब लुकाठी से क्यों मारी? क्योंकि बैल को खाना नहीं है। बैल को खाना नहीं है, समस्या क्या है? समस्या खेत नहीं जुताएगा। खेत नहीं जुताएगा तो क्या होगा? सारी की सारी, विद्यापति का बैल है, बिस्फी का बैल है, राजा शिव सिंह ने दान में बिस्फी दिया है, इसीलिए याचक लुब्ध केशव मिश्रा ने उनको कहा ये याचक लुब्ध। तो वो बैल को के लिए, उस कृषि संस्कृति के लिए चलाती है लाठी, और उगना हो जाता है गाय। किसी को भी लाठी मार दीजिएगा, लुकाठी तो रहेगा नौकर। आपके घर में दाई रहती है, नौकर रहता, कोई रहेगा? भाग गया, उगना रे मोर कतवा गेले, जो कह रहे हैं नवीन जी। ठीक है, विद्यापति तो वो एक समझिए कृषिदास है, और इस तरह से ये विद्यापति ने भले नहीं इसको क्राफ्ट किया हो, लेकिन मिथिला की किसान जनता ने उसे कृषिदास के रूप में लोकेट कर दिया है, क्योंकि बैल को खाना खिलाता है। तो ये जो रूपांतरण पाठ का होता है, इस अर्थ को भी हमें देखना चाहिए। और एक बात मैं भाषा पे कह दूं, अंतिम बात में से एक तो मैं कुछ एक जानकारी ऐसा देना चाहता हूं विद्यापति और शिव सिंह से जुड़ा हुआ, जो ऐतिहासिक है, जो अब तक नहीं आया है डोमेन में। तो उसके पहले कह दूं, बड़ सुख सार पौल तुअ तीरे, निकट नयन बह छारत निकट नयन बहनी। बड़ सुख, मेरा ध्यान इस पे रुक गया कि मैं श्रीधरम जी से बात करता हूं, अपने मामा से, नाना से, नानी से बात करता है, अहाँ सिखावे में बेगूसराय की भाषा है, वो जो मैथिली है वो तू तराक की भाषा है। कने कने गले रे की हो छौ, तू तराक की भाषा है। और मैथिल पंडितों को तू तराक बर्दाश्त नहीं है, बहुत मिठास चाहिए। तो प्रभात जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत मिठास है इनमें, प्रभात जी में। प्रभात जी की मिठास को देख के मुझे लगता है कि मैं अपने ननिहाल में ही हूँ, हम लोग एक ही साथ हैं बीएचयू में, अभी बोलेंगे। तो ये जो बर सुखसार पौल तुअ तीरे, अब हट से निकलती हुई भाषा है तुअ तीरे, यहाँ बाद में गढ़ा गया, मैथिली का रूपांतरण, इस अभिजातीकरण किया गया है। और ध्यान रखिए कि मिथिला में लगभग योगी जी है 500 से अधिक हमारे हाशिए के लेखक अब बन गए हैं और लिख रहे हैं, लगातार वो लिख रहे हैं, जो आते हैं हमारे हाशिए के समाज से आते हैं, और उपन्यास में और कहानियों में जबरदस्त ढंग से टक्कर चल रही है वहाँ। तो वो भी क्षेत्र खुला है। तो ये जो तुआ है, अब मिथिला की जो किसान जनता है, खास करके श्रमशील जनता है, जो वर्ण जाति व्यवस्था में भी नीचे है, और जो गंगा के किनारे का जिला है, आप वहां देखिए विद्यापति की ही भाषा चलती है, तुअ तीरे, अहाँ वहां नहीं चलती है वहां पे। तो ये जो विद्यापति की भाषा का फॉर्मेशन है, वो बताता है यह केवल अपर क्लास और एलिट के लिए नहीं, और उसकी स्त्रियों के लिए नहीं, आखिरी आदमी तक के लिए विद्यापति ने कवर किया था। भाषा की दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए। और अंतिम बात मैं कहूं कि मैंने देखा कि विद्यापति के लगभग 700-800 पदों से गुजरते हुए, और तीनों बंगाल, नेपाल और यहाँ के अपने तरौनी और रामपुर के पांडुलिपि से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि न जाने कितनी बार शिव सिंह को उन्होंने रूप नारायण कहा है। रूप नारायण, तो मुझे अटक गया, नारायण तो हम सुनते थे वैष्णव पंथ में, ये रूप क्यों लगाया? रूप नारायण, ये रूप शब्द लगा के ये तखल्लुस है ये। तो ये जो रूप नारायण है, ये रूप नारायण एक तो साहित्यिक दृष्टि से देखिए एकदम बिल्कुल रूप क्या है, शिल्प है, बोध है, एस्थेटिक्स है।
और दूसरी चीज देखिए कि जब बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब 6 रानियों को लेकर के जौन शर्की से युद्ध हुआ और राजा से, जितनी राइटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि शिव सिंह गायब हो गए, लापता हो गए, मारे गए, लाश मिली, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा होता तो जो द्रोणवार राजा नेपाल का था वहां पर 6 रानियां नहीं जाती उनकी। और 12 साल तक विद्यापति ने 2 शादी की थी, 12 साल तक उन 6 रानियों की पीड़ा को जो न विधवा है न सधवा है, और किस यातना से एक एक पल गुजर रही है, और मित्र की पत्नी है, वो मित्र राजा है, दूसरे राजा के यहां रह रहा है वह कवि, किस यातना से गुजरा होगा। तो मुझे मेरे गांव में सिमरिया घाट जहां पर गंगा का किनारा है, अचानक से ध्यान आया कि वहां एक रूप नारायण स्थान है। मैंने रंजक जी से पूछा और वियोगी जी से पूछा कि कहीं मिथिला में रूप नारायण स्थान है। तमाम लोक गाथा के वीर और तमाम हैं, तो उन्होंने तो चर्चा की कि हमारी दृष्टि में नहीं है। यह जो रूप नारायण स्थान है वो 500-600 साल पुराना है। मेरे 100 साल पुराने देवहर गीत के मेरे चाचा हैं राम तुनुक राय, उनसे मैंने बातचीत की और मैं बचपन से वहाँ जाता था, लेकिन ध्यान नहीं गया था। इन गीत में नामों के बाद ध्यान गया, तो बताया उन्होंने कि वो तिरहुत से आए थे और उस भगत ने बताया था 500-600 साल तो ऐसे ही हो गया। और 7 भाई थे, 7 जने थे, एक कमलापति थे, एक दिवाकर थे, एक अजान थे, और ये रूप नारायण थे। और डकैतों ने इसी इलाके में, कहते हैं कि कुछ डकैतों ने उनको मार दिया, लाश गिरी, और गिरने के बाद वो देवता हो गए। सुनसान इलाका, गंगा का किनारा, ब्रह्मस्थान हो गए। और चूंकि वो शक्ति के पुजारी थे इसीलिए उनको खस्सी चढ़ने लगी, और आज तक वह प्रथा रूप नारायण की चल रही है। और मुझे लगता है अभी तो जल्दबाजी होगी, ये खोजना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो सर्की था, जब युद्ध में वो निकले और भागे, और तो फिर लौट के सत्ता में जाना नहीं था, वो गंगा के किनारे की ओर, विद्यापति ने बताया होगा, वो आए। और चूंकि हर गांव में उस दौर में, वो ब्रिटिश राज का गांव नहीं था किसानों का, वहां ग्राम अध्यक्ष होता था, उनके जो हैं पटवारी होते थे, इंफॉर्मेशन का भी उसका काम था। लिखनावली में भी लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन पहुंचाना सामंत और फिर उसके बाद राजा तक। तो सर्की सम्राट को पता चला होगा, राजा को, और उसने अपने सैनिकों से उस इलाके में, निर्जन इलाके में, दोआब के इलाके में, गंगा के इलाके में हत्या करा दी होगी। तो ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति को आप देखें कि किसान समाज किस तरह से विद्यापति को समेटे हुए है और अपनी जिंदगी के रोजमर्रे के दर्शन को, मणिन्द्रनाथ ठाकुर ने सही कहा था कि विद्यापति रोजमर्रे के दर्शन के रचनाकार है। तो जो रोजमर्रा है, उस रोजमर्रे के कंठ में, चेतना में, कंठ में नहीं है केवल विद्यापति, वो कोकिल कंठ नहीं, वो अचेतन को बदलने वाले हैं और उसको गिरफ्त में रखने वाले हैं। इसीलिए उनका मैग्नेटिक फील्ड पूरी भक्ति काल की कविता, आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक जितने कवि हैं, किसी को यह नसीब नहीं है, न मीरा को, न सूर को, न तुलसी को, न कबीर को। वो सब अपने अपने कारणों से धार्मिक ग्रुप में गाए जाते हैं, लेकिन किसी को नसीब नहीं है कि ऊपर से नीचे तक, स्त्री से पुरुष तक, और वर्ण और जाति की दीवारों को तोड़ करके एक व्यापक समाज में सुख दुख सुबह शाम गाए जाते हो। यह विद्यापति जैसे एक शक्तिशाली और बहुत प्रतिभा संपन्न और बहुत बड़े उद्देश्य और कल्पना को लेकर चलने वाले कवि के लिए ही संभव है। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामज्ञ जी। ये कृषि दर्शन पर, कृषि कर्म पर, किसानी जीवन पर, साहित्य में इनका काम लंबे समय से चला है, और यह काम विद्यापति के साहित्य में कृषि जीवन की तलाश करना रामज्ञ से ही संभव था।